हेलो दोस्तों। आतंकवादियों से निपटने के लिए हर देश की अपनी अलग रणनीति होती है, लेकिन इस रणनीति का असली इम्तिहान उस वक्त होता है जब आतंकवादी नागरिकों को बंधक बना लेते हैं। ऐसे में एक तरफ आतंकी समय सीमा के भीतर अपनी मांग पूरी करने या नागरिकों को मारने की धमकी देते हैं, तो दूसरी तरफ देश में सरकार पर अपने नागरिकों को सुरक्षा के लिए दबाव बनने लगता है। आत्मघाती हमले या बम विस्फोट में सरकारें बाद में जांच ही कर सकती हैं, लेकिन अपहरण संकट से निपटना अलग तरह का सिरदर्द है। एक देश ऐसा भी है जो आतंकियों की मांगे मानने की बजाय अपने नागरिकों को कुर्बान करने से भी परहेज नहीं करता। तो आज हम उस देश के बारे में बताएंगे जो आतंकियों के आगे घुटने नहीं टेकता। तो ये हैरत अंगेज और दिल दहला देने वाली कहानी जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। तो दोस्तों, जब भी दुनिया में कहीं हॉस्टेज क्राइसिस होता है तब इस हॉस्टेज क्राइसिस का जिक्र होता ही है। 23 अक्टूबर 2002 रूस की राजधानी शहर मॉस्को के डुब्रोवका थिएटर में नॉर्डोस्ट नाम का एक संगीत नाटिका टाइप म्यूजिकल प्ले चल रहा था और इसमें दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए रूसी सैनिकों की बहादुरी के किस्से भी शामिल थे। सारी टिकटें बिक चुकी थी। रात के तकरीबन 9 बजे होंगे। मंच पर नाटक का दूसरा हिस्सा पेश किया जा रहा था। तभी एक बस थिएटर के अंदर घुस आई। बस से अंदर नकाबपोश काले और चीता प्रिंट वाले कपड़ों में 40-50 औरत और मर्द खूब सारे हथियार लेकर बाहर निकले और हवा में दनादन गोलियां दागते हुए सारे के सारे थिएटर के मेन हॉल में घुस गए। उस वक्त वहां करीब 850 से 900 लोग मौजूद थे। दर्शक, नाटक के कलाकार और थिएटर के कर्मचारी, सबको मिलाकर नकाबपोश हमलावरों ने सबको बंधक बना लिया। ये घटना मॉस्को थिएटर हॉस्टेज क्राइसिस के नाम से मशहूर है। सारे के सारे हमलावर चेचनिया के थे, चेचन विद्रोही। इनका सरगना था मोवसार बारायेव। चेचनिया में एक अलगाववादी कोशिश चल रही थी। इसके पीछे थे इस्लामिक कट्टरपंथी। इनसे ही मिला हुआ था ये गुट। इनकी मांगे साफ थी। चाहते थे कि रूस चेचनिया से अपनी फौज हटा ले। उन्होंने कहा कि रूस तत्काल चेचनिया से अपनी फौजें हटाने का ऐलान करे, वरना वे बंधकों को मार डालेंगे। विद्रोहियों ने रूसी सरकार को 1 हफ्ते का वक्त दिया। कहा, यह डेडलाइन है, इतने समय में मांगे नहीं मानी तो बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। विद्रोहियों ने अपने शरीर पर विस्फोटक बांधे हुए थे। पूरी थिएटर में विस्फोटक लगा दिया था। उन्होंने बंधकों को अपने घर वालों को फोन करने की इजाजत दे दी। पहले दिन चेचनिया बंदूकधारियों ने करीब 150 ऐसे बंधकों को रिहा कर दिया जो उनकी नजर में उनके अभियान में रोड़ा साबित हो सकते थे। इनमें से कुछ विदेशी लोग थे, इनमें बच्चे थे, औरतें थी और मुसलमान थे। इन बंधकों के द्वारा बाहर संदेश भेजा गया कि अगर रूसियों ने विद्रोहियों को मारने की कोशिश की तो एक मरने वाले विद्रोहियों के बदले में वो 10 बंधकों की हत्या कर देंगे। दूसरे दिन 39 और बंधकों को रिहा किया गया। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। यहाँ तक कि राष्ट्रपति बुश से भी उनकी मुलाकात ये कहते हुए रद्द कर दी गई कि यह गंभीर आपदा के समय पुतिन का मॉस्को में रहना जरूरी है। अपने मंत्रिमंडल से हाई लेवल मीटिंग के बाद पुतिन ने चेचन विद्रोहियों को रूस से सुरक्षित दूसरे देश में भिजवाने का ऑफर दिया, बशर्ते वो सारे बंधकों को रिहा कर दे। अपनी आप बीती बताते हुए एलेक्स बॉबिक ने एक न्यूज चैनल को बताया कि चेचन विद्रोही ने ऑर्केस्ट्रा पीट, जिसमें संगीतकार प्रदर्शन करते हैं, उस खाली जगह को सबका टॉयलेट बना दिया था। हर 4 घंटे बाद लोगों को वहां जाने की अनुमति होती और वो लाइन बनाकर अपनी बारी का इंतजार करते। जमीन पर करीब 2.5 इंच तक पेशाब जमा हो गया था और लोगों को उसमें चलते हुए पेशाब करने जाना होता। चारों तरफ बदबू ही बदबू थी। उन्होंने हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। कभी कभी वो थिएटर के स्टोर से कुछ टॉफियां लाकर हम लोगों के बीच फेंक देते थे। कभी कभी हमें पीने के लिए पानी दिया जाता था, लेकिन वो हमेशा अपर्याप्त रहता था। हमें जमीन पर लेटने की इजाजत नहीं थी।
हम बैठे बैठे ही थोड़ी झपकी ले लिया करते थे। वो हमें जगाने के लिए हवा में फायरिंग करना शुरू कर देते थे। 23 अक्टूबर से शुरू हुआ ये मामला 26 अक्टूबर पर पहुंच गया। बात फिर भी नहीं बनी। रूसी सरकार ने विद्रोहियों के सामने प्रस्ताव रखा, सुरक्षित किसी देश को निकल जाओ। विद्रोहियों ने इसे ठुकरा दिया। विद्रोहियों की मांगे मानने को रूसी सरकार तैयार नहीं थी। अगर उनकी मांग मान ली जाती तो पुतिन की सख्त इमेज का क्या होता। पुतिन कहते थे कि आतंकियों के सामने मैं झुकेगा नहीं साला। शायद इसीलिए बहुत सारा जोखिम उठाने का फैसला लिया गया। फैसला हुआ कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। ब्रिटेन में रह रहे SAS टीम के पूर्व सदस्य रॉबिन हॉर्सफाल का मानना है कि बंधकों को छुड़ाने का सबसे स्वाभाविक तरीका ये होता है कि आप विभिन्न एंट्री पॉइंट से तेजी दिखाते हुए अंदर घुसकर विद्रोहियों को हैरान कर देते। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि इसमें सरप्राइज एलिमेंट नहीं के बराबर होता, क्योंकि चेचेन इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। ऐसा करने के लिए रूसी सैनिकों को करीब 100 फीट का गलियारा पार कर हॉल में घुसना पड़ता। उनको सीढ़ियों पर भी हमला करना पड़ता, जहां विद्रोहियों ने जबरदस्त रक्षण कर रखा था। इस हमले को अंजाम देने में कुछ ही मिनटों का समय जरूर लगता, लेकिन चेचेन विद्रोहियों के लिए इतना समय विस्फोट से थिएटर को उड़ा देने के लिए पर्याप्त होता। 48 घंटे के बाद पुतिन ने तय किया कि वो अगले दिन तड़के दुब्रोवका थिएटर में चेचेन विद्रोहियों पर काबू करने के लिए रूसी सैनिकों को भेजेंगे। जानबूझकर खबर लीक कराई गई कि हमला सुबह 3 बजे होगा, जबकि हमला करने का समय सुबह 5 बजे निर्धारित किया गया। 26 अक्टूबर की तारीख आई, शनिवार का दिन। सुबह होने में कुछ वक्त बाकी था। घड़ी में 5 बजे होंगे। थिएटर के बाहर रोशनी थी। एकाएक वहां अंधेरा हो गया। इमारत के अंदर एक धुंध सी बनने लगी। वहां मौजूद लोगों के फेफड़ों में धुआं भरने लगा। कुछ अजीब सा था उस धुएं में। क्या बंधक, क्या विद्रोही, सबके अंदर जा रहा था। पहले पहल लगा कि कहीं आग लगी है, उसी का धुआं आ रहा है। फिर उस धुएं का अजीब सा असर होने लगा। रूसी सैनिकों ने एयर कंडीशनिंग सिस्टम के रास्ते एक जहरीले गैस को अंदर भेजी थी और साथ ही भवन के फर्श के नीचे सुरंग बनाते हुए उसमें छेद कर दिए और वहां से भी गैस अंदर डाली गई। एक बंधक थी अंदर, अना एंद्रियानोवा। उन्होंने एक रेडियो स्टेशन को फोन मिलाया। अना ने जो कहा उसे लाइव प्रोग्राम पर सुनाया गया। उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, वो हमारे ऊपर गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ना सिर्फ इसे देख रहे हैं बल्कि महसूस भी कर रहे हैं। एक क्षण के बाद रेडियो के श्रोताओं को बंदूक की आवाज सुनाई दी। एंद्रियानोवा चिल्लाई, आपने भी सुना? हम सब लोगों को उड़ाया जाने वाला है। आधे घंटे में जहरीली गैस ने असर दिखाया। गैस प्रवाहित होने के 1 घंटे बाद 6:33 पर 200 रूसी सैनिक अंदर घुसे। 7 मिनट के बाद उन्होंने मुख्य हॉल के दरवाजे को बम से उड़ा दिया। कुछ महिला चरमपंथियों ने भागकर बालकनी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ही बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। जितने भी चरमपंथी जगे हुए थे, रूसी सैनिकों ने उन पर गोली चलाकर उन्हें मार डाला। यहां तक कि जो चरमपंथी गैस के असर से बेहोश हो गए थे, उनको भी नींद में गोली मारी गई। बाद में रूसी बलों के एक सदस्य ने पत्रकारों को बताया, हमने इन हमलावरों पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी है। ये क्रूर था, लेकिन अगर कोई शख्स अपनी कमर में 2 किलो प्लास्टिक विस्फोट बांधे हो तो उसके साथ तो ऐसा ही बर्ताव किया जाना चाहिए था। विद्रोहियों के कमांडर 27 वर्षीय मोवसार बारायेव को दूसरी मंजिल पर रसोई घर के पास गोली से उड़ा दिया गया। थिएटर के पूरे फर्श पर बम ही बम फैले हुए थे, लेकिन उनमें से किसी में विस्फोट नहीं हुआ। सबसे बड़ा बम 50 किलो TNT का था। कुछ बंधकों ने हमले के दौरान बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बाहरी गेट पर तैनात चेचेन विद्रोहियों ने गोली से उड़ा दिया। सुबह के करीब 7 बजे लोगों का थिएटर के अंदर से निकलने का काम शुरू हुआ। बारिश हो रही थी, बर्फ गिर रही थी। इसके बावजूद बेहोश बंधकों का शरीर बाहर खुले में रख दिया गया। बंधकों के शरीर पर जख्म का कोई निशान नहीं था। उनके चेहरे सफेद पड़े थे, आंखें खुली थी, एकदम शून्य। थिएटर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी। लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए अतिरिक्त गाड़ियां खड़ी थी। उनकी तैयारी अलग थी, मगर उनमें से कोई भी रासायनिक हमले के पीड़ितों का इलाज करने को तैयार नहीं था। इतना ही नहीं,
उस जहरीले गैस का नाम भी लोगों को मालूम नहीं था। शुरुआत में तो रूसी सरकार ने कहा कि कोई भी बंधक नहीं मरा, बंधकों के परिवार वाले इंतजार कर रहे थे, लेकिन सरकार उन्हें ठीक ठीक कुछ बता नहीं रही थी। ऐसा कब तक चलता? मगर आगे गिनती हुई, मालूम चला कि कम से कम 118 बंधक भी मारे गए। विद्रोही तो मारे गए थे सारे के सारे। कई लोग कहते हैं कि मरने वालों की तादाद और ज्यादा थी। रूसी सरकार ने कभी ईमानदारी से इसका खुलासा नहीं किया, मगर इस कामयाबी से पुतिन का सीना गर्व से फूल गया। रूसी सरकार ने इस ऑपरेशन को अपनी कामयाबी बताया। बंधकों के मारे जाने पर बस खेद जताया था। मॉस्को अपहरण प्रकरण में बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने के बावजूद अधिकांश रूसी जनता को पुतिन से कोई शिकायत नहीं थी और वो इस बंधक प्रकरण की समाप्ति का सारा श्रेय राष्ट्रपति को दे रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद पुतिन की छवि एक बलशाली नेता की बनी है और मॉस्को बंधक कांड ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।